मानुस पे मर जाऊं, मानुस खातिर जीऊं सदा मैं, मानुस पे मर जाऊं। ओ हो हो, ओ हो हो। दादाजी दादाजी, भगत सिंह जो थे, आज मैं उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर आया हूँ। अच्छा, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे उदय, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही खास काम कर दिखाए। कितनी छोटी उम्र में? मात्र 23 साल की उम्र में। फिर तो वो किसी खास स्कूल में पढ़े होंगे। जीवन में खास काम करने वाले लोग न तो खास पैदा होते हैं और न ही किसी खास मिट्टी की उपज होते हैं। उन्हें खास बनाता है उनके जीवन का उद्देश्य। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म लायलपुर जिले के चक नंबर 105 बंगा में एक साधारण से परिवार में हुआ। पिता सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। परिवार खेतीबाड़ी का काम करता था और क्रांतिकारी स्वभाव विरासत में मिला था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से छूटकर आए थे। दादी ने बड़े चाव से घर में आए इस बालक को भागावाला कहा और इसका नाम भगत सिंह रख दिया। घर का माहौल ऐसा कि वतन परस्ती में एक से बढ़कर एक। पंजाब के खटकड़ कलां जट्टी गांव के इस पुश्तैनी मकान में रहे भगत सिंह के पूर्वज सामाजिक अन्याय, शोषण और रूढ़ियों के खिलाफ सदा लड़ते रहे। दादा अर्जुन सिंह उन पहले सिखों में थे जो स्वामी दयानंद के हाथों आर्य समाजी बने। सरदार अर्जुन सिंह खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभाओं और जलसों में बढ़ चढ़कर भाग लेते और जेल जाते रहते। इनके चाचा अजीत सिंह आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थे। जगह जगह जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना और लोगों को आजादी के लिए जगाना, यही उनका मुख्य काम था। ऐसे ही दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह पर अंग्रेजी सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 1.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। जेल के बदतर हालात की वजह से उन्हें तपेदिक हो गया और 23 साल की उम्र में वे चल बसे। एक कामयाब लड़ाई उनके चाचा जी ने 1907 में लड़ी, जिसमें पहली दफा अंग्रेज ने जो अपने ऑर्डर किए हुए थे वो विड्रॉ किए। तो इसीलिए तिलक जी ने अजीत सिंह जी को मुकुट दिया कि नाउ यू यंग पीपल आर कैपेबल ऑफ लीडिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। तुम्हें जलियांवाले बाग की कहानी तो मालूम है ना? हाँ दादू, जहाँ पर भोली भाली जनता को ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलियां बरसाकर भून दिया था। बिल्कुल वही हत्याकांड। जलियांवाला बाग की इस घटना ने बालक भगत सिंह के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और एक दिन वो सुबह अपने स्कूल जाने की बजाय जलियांवाला बाग गया और वहां की मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। दादू, अंग्रेजों से निहत्थे लोगों पर की गई बर्बरता का बदला लेने के लिए लाहौर के डीएवी स्कूल में उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और अब न केवल भारतवर्ष की अपितु पूरे विश्व की किताबों को, जिनमें विश्व क्रांतियों के बारे में लिखा था, गहरी समझ के साथ पढ़ने लगे। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को बहुत बुरा लगा। और 1922 में जब महात्मा गांधी ने
चौरी चौरा कांड के कारण आंदोलन वापस ले लिया। तब इन 15-15 साल की उम्र के क्रांतिकारियों को, 14-15 साल की उम्र के क्रांतिकारियों को, 15 साल उम्र थी उस समय भगत सिंह की, 16 साल उम्र थी चंद्रशेखर आजाद की, तो दोनों इन सबको ये लगा कि महात्मा गांधी ने तो बंडा ढार कर दिया। ठीक है जी। भक्ते की गल है पुत्र? कुछ नहीं पिताजी। ओ बता यार। पिताजी, गांधी जी ने चौरी चौरा जैसी छोटी घटना के चलते आंदोलन क्यों वापस ले लिया? भगत, गांधी जी का मूल मंत्र है अहिंसा। चोरी चौरा में हुई हिंसा बाकी जगह भी फैल सकती थी। पर पिताजी, आंदोलन अब अपने शिखर पर पहुंच चुका था, और अगर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते तो हमें आज़ादी भी मिल गई होती। और वैसे भी देश में हुकूमत के खिलाफ लोगों के दिलों में गुस्सा भरा हुआ है, जो हिंसा की शक्ल में ही बाहर आएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अंग्रेजी सरकार बहुत डर गई थी। गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है। कोई नहीं पुत्र, हिम्मत नहीं हारते। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आया, गांधी से पूछा गया कि ये जो लड़के कॉलेज स्कूल छोड़ के इनको ये क्या करें, तो कहते ये वापस जाएं, आप पढ़ाई करें, आप मतलब वो फेज नहीं है। तो उसमें कुछ लड़कों ने मतलब बगावत की कि जी वो तो हम छोड़ आए हैं, उस पढ़ाई के लिए नहीं हम जाएंगे, अब हमें बताओ हम क्या पढ़ें। अब भगत सिंह के लिए और भी समस्या थी। गांधी जी के निर्णय से भगत सिंह को उदास देख घर वालों ने उनका विवाह करने के बारे में सोचा, लेकिन भगत सिंह ने इसके बिल्कुल उलट एक अप्रत्याशित फैसला लिया। उन्होंने पिता के नाम पत्र लिखा और घर छोड़ दिया। पिता ने भगत सिंह का वो खत पढ़ा और घर के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया। अजीत आया वीर जी। वर्ष की उम्र में भगत सिंह लाहौर से दिल्ली आए और वीर अर्जुन अखबार में नौकरी कर। कुछ दिन यहाँ काम करने के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, जो वहाँ एक अखबार निकालते थे। इतनी छोटी उम्र में भगत सिंह की योग्यता को देखते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ने उसे एक स्कूल का हेडमास्टर बना दिया। नमस्कार। कैसे? अच्छा हूँ। और कैसा चल रहा है लाहौर? ठीक। यहाँ कैसा चल रहा है? यहाँ सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तुमने क्या सोचा अपने बारे में? अभी अभी कानपुर आया हूँ, तो साथ अगर यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मैं अपनी गतिविधियाँ चालू रखूँ। हमारा एक स्कूल है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर काम करो। जी जरूर। मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? आज से ही। जरूर। यासीन, जिस स्कूल में कल हम लोग गए थे, इनको वहाँ ले चलो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक, हम जल्द मिलते हैं। जरूर। भगत सिंह खूब पढ़ते, पढ़ाते, लेख लिखते, पर्चे छपवाते और जनता में बंटवाते। यही समय था जब भगत सिंह की बौद्धिकता का विकास होने लगा और वे अपने विचारों को अमली जामा पहनाने लगे। इसका प्रमाण 1924 के उस निबंध से मिलता है। पंजाबी मातृभाषा को लेकर जब उन्होंने लेख लिखा, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, तब वो पहला पुरस्कार मिला था उनको 50 रुपए का। उन दिनों भीमचंद सैन विद्यालंकार अपने एक कंपटीशन करवाते थे, और उतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वो लिख के ये दिखाने की कोशिश की कि पंजाबी ही पंजाबी की मातृभाषा है। वाह, बहुत खूब।
मेरा मानना है आप दोनों साहिबानों को यह निबंध एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए। इसमें जिस तरीके से भाषा की समस्या का जिक्र किया गया है वो ना केवल पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान की भाषागत समस्याओं का हल पेश करता है। ऐसा लगता है किसी भाषा विज्ञानी ने सालों की खोज के बाद यह लिखा हो। और विद्यालंकार जी, ये तो कोई 17 साल का नौजवान है, भगत सिंह, जिसने ये लिखा है। वास्तव में लिखा बेहतरीन है। कितने शानदार तरीके से इस नौजवान ने लिखा है कि साहित्य के बिना कोई देश व जाति उन्नति नहीं कर सकती, परंतु साहित्य के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। पंजाब में भाषा का निर्णय ना होने का मुख्य कारण है भाषा को मजहबी बना देना। समस्या की जड़ में जाने के बाद जिस तरह की दलीलें दी गई हैं वो भी लाजवाब है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर लाला हरदयाल एमए तक की किताबों का उदाहरण दिया गया है। और जरा हल तो देखिए, मौजूद दौर के साथ साथ देश की आजादी के बाद भी इस निबंध में भाषा की समस्याओं का समाधान मिलता है। तो अगर आप दोनों साहिबान सहमत हो तो भगत सिंह के इस निबंध को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाए। निश्चित तौर पर उसे प्रथम पुरस्कार ही मिलना चाहिए। और अगर हो सके तो हमें इसे किसी पत्रिका या अखबार में प्रकाशित कराना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है। अंग्रेजों के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। भगत सिंह लाहौर लौट आए और उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तान नौजवान भारत सभा की स्थापना की। साथियों, वैसे तो आप सब ने इस पंफलेट में पढ़ ही लिया होगा कि नौजवान सभा की जरूरत क्यों है। आप सब लोग तफसील से जानना चाहते होंगे कि क्या काम होगा, कैसे काम किया जाएगा। तो इसके बारे में भगत सिंह हमें पूरी जानकारी देंगे। फिर उसके बाद हम बाकी कार्यवाही शुरू करेंगे। भगत। साथियों, ये वो समय है जब हमें एक नौजवान सभा नहीं बल्कि लाखों ऐसी सभाओं की जरूरत है। देश के कोने कोने में, देश से बाहर भी पूरे हिंदुस्तान की युवा बस एक मकसद के लिए लड़े, सिर्फ आजादी के लिए। पूरे विश्व में जहां भी क्रांति हुई है वो युवाओं के सिर पर हुई है। साम्राज्यवादी हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि समाज बटा रहे। यहां भी अंग्रेजी सरकार मजहब, जात पात के नाम पर भड़काकर दंगे करवा रही है। अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, फैसला हमें करना है। शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले तो नौजवान भारत सभा का काम रहेगा ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के युवाओं को अपने साथ जोड़ना। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन दूसरा काम? दूसरा जरूरी काम है क्रांतिकारी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर से तैयार करना, ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि आजादी मिलना संभव है अगर कोशिश की जाए तो। भगत, क्या सबके हाथ में हथियार थमाने से आजादी मिल जाएगी? मैंने ये कब कहा कि आजादी के लिए हथियार पकड़ना लाजमी है? मेरा ये मानना है कि हथियारों से ज्यादा जरूरी है लोगों को जगाना। जब तक इस देश का युवा दिमागी तौर से आजादी के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक आजादी मिलना नामुमकिन है। और उसके लिए युवाओं को सामाजिक सूरत हाल समझना बेहद जरूरी है। उस तक अंग्रेजी सरकार की नीतियों की हकीकत पहुंचाना जरूरी है। आजादी क्या है ये पहुंचाना जरूरी है। बात साफ हो गई ना? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा होने के कारण सीआईडी भगत सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी और नौजवान भारत सभा की लोकप्रियता को देख अंग्रेजों ने चानन दीन के सहारे एक चाल चली। अक्टूबर के महीने में दोपहर के दिन लाहौर में बम चलाए गए और यही खबर वहाँ भी कि मुसलमान लड़के चला के चले गए। अब दंगों के लिए तो बहुत अच्छी घटना थी, लेकिन वहाँ दंगे नहीं हुए। तो ये नौजवान भारत सभा वाला जो है ये उनका पहला ऑर्गेनाइज्ड
मतलब था, और वो बाद में भी चलता रहा। 29 मई 1927 को भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं, उन पर जुल्म ढाए गए, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मजबूर होकर अंग्रेजी सरकार को 1.5 महीने बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। जेल से छूटकर उन्होंने फिर क्या किया दादू? और अब उनका झुकाव समाजवादी विचारधारा की तरफ हो गया था। प्रिंसिपल छबील दास, सोहन सिंह जोश, कॉमरेड मुजफ्फर अहमद और मौलाना हसरत मोहानी के साथ विचार विमर्श करने लगे। साथ ही उन्होंने सोहन सिंह जोश की कीर्ति नामक पत्रिका में नाम बदलकर लिखना भी शुरू कर दिया। आजा सुखदेव, बैठ। मीठा खाएगा? क्यों नहीं भगत, मेरे कड़वे बोल सुनने से पहले मेरा मुंह मीठा ही करवा दे ताकि क्या हुआ सुखदेव, बड़े तैश में हो यार? भगवती भाई, अब आप ही समझाओ भगत को। फिर कीर्ति में लेख भेज दिया है। 1000 नाम बदल लो भगत, ये CID वाले सब ढूंढ निकालते हैं कि ये विद्रोही या BA सिंधु कोई और नहीं, भगत सिंह है। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, बड़ी तेज नाक होती है CID वालों की। मेरे भाई, अगर CID की परवाह करने लगे तो फिर आ गई क्रांति। गिरफ्तार होकर जरूर आ जाएगी। लिखना बहुत जरूरी है। जो हम चाहते हैं और जो हमारा मकसद है, उसके लिए लिखना बहुत जरूरी है सुखदेव। और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जानते हो, अध्ययन ने क्या ताकत दी है मुझे। अब मैं रोमांटिक क्रांतिकारी नहीं रहा, और हम में से किसी को रहना भी नहीं चाहिए। मुझे आजादी की लड़ाई लड़ना है, मुझे क्रांतिकारी बनना है। सिर्फ इस जज्बे से कोई क्रांतिकारी नहीं कहलाता। जब तक हम सोच समझकर, वैज्ञानिक सोच अपनाकर, सवाल पूछकर, ये समझकर कि आज़ादी के क्या मायने हो, खुद को तैयार नहीं कर लेते, तब तक आज़ादी सिर्फ बातों में ही आएगी। मसलन आवाम का ये समझना बेहद ज़रूरी है कि काकोरी में हुई कार्रवाई कोई षड्यंत्र नहीं थी, उसमें शामिल लोग कोई डाकू नहीं है, वे सब देशभक्त क्रांतिकारी हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यही सही समय है जब हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में लोगों को बता सकते हैं। इससे एक तो आवाम सीधे सीधे हमसे जुड़ पाएगी, दूसरा उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक तरीके से नहीं चल रही है, और उनका विश्वास जीतना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो दिमागी तौर से आज़ादी के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैंने पंजाब के तख्ता पलट आंदोलन का जिक्र किया कि लोगों को ये याद रहे, इसी धरती पर पहले भी विद्रोह हो चुके हैं, और वो सारे विद्रोह आम जनमानस द्वारा किए हुए हैं। किसी लेख के बारे में बताइए ना दादू। काकोरी के शहीदों से परिचय, क्रांतिकारी राजेंद्रनाथ लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल। वही बिस्मिल जिसका गीत आपने मुझे सुनाया था? हाँ, वही बिस्मिल। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काकोरी के मुकदमे के बाद HRA के बड़े नेता जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र सिंह लहरी को फांसी की सजा सुनाई गई और HRA टूटने के कगार पर आ गई। भगत सिंह ने निर्णय लिया कि HRA को जीवित रखना
देश को आजाद कराने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ राज्यों से अपने साथियों को बुलाकर फिरोज शाह कोटला के खंडरों में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। हम कार्ड नहीं जोड़ रहे हैं। सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवाद क्यों? वाई सोशलिज्म? क्योंकि हमारे लिए आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन या मालिकों का बदलना नहीं होना चाहिए। स्वराज जनता द्वारा प्राप्त नहीं, जनता के लिए भी होना चाहिए। हम जिस क्रांति को अपना अंतिम लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, उसमें हिंदुस्तानी हर तरह के शोषण से मुक्त होगा, जिसमें इंसानियत को पूंजीवाद के बंधनों और साम्राज्यवाद के युद्धों से छुटकारा दिलाया जा सकेगा। आइए खान साहब। समाज का मुख्य अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके हकों से वंचित रखा जा रहा है। उनकी मेहनत की कमाई का सारा धन शोषक खा जाते हैं। किसान जो सबका पेट भरता है, खुद दाने दाने को मोहताज है। बुनकर सबके लिए बुन लेता है, लेकिन उसके बच्चे कपड़ों के लिए तरसते रहते हैं। इन सभी असमानताओं को मिटाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका जब इन सब के हाथ में ताकत आ जाए। पर भगत, क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है कि हमने सोचा और हो गया? कोई भी विचारधारा आसान नहीं होती। मैं मानता हूं कि इस तरह का समाज बनाने में काफी समय लग जाएगा। हो सकता है हम अपने जिंदा रहते इस तरह का समाज बना भी ना पाए, किंतु अगर हमने अब इस बात का फैसला नहीं किया कि आजाद हिंदुस्तान कैसा चाहिए, फिर आने वाले समय में फिर हमें एक और आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो हो सकता है विदेशियों से हो या हम वतनों से। पर क्या हम आवाम को ये समझा पाएंगे? यही काम तो हमें करना है। क्रांतिकारियों का बलिदान ही आवाम को इस काम के लिए तैयार करेगा। क्रांतिकारियों से मेरा अभिप्राय सिर्फ हथियारबंद इंसानों से नहीं है। क्रांतिकारियों से मेरा मतलब है उन नौजवानों से जो अपनी कीमती जिंदगी गांव में जाकर मजदूरों के साथ बिता सके, उन्हें समझा सकें कि भारतीय क्रांति असल में क्या होगी। इन लेखों में से एक लेख बहुत सख्त है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से ये बात कहा है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलना जो है वो मकसद नहीं है खाली। जब तक हम ज़ात के चंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक हम छूत छात से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमें इसका हक नहीं पहुंचता। वो ये ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दो, इसको। वो कह रहे हैं कि हमें हक ही नहीं है आज़ाद होने का जब तक हम ज़ात पात के छूत छात के बंधन से हमारा समाज बाहर नहीं निकलता। तो भगत सिंह का ख्वाब खाली अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने का ख्वाब नहीं है। साइमन कमीशन जब भारत आया तो देश भर में उसके विरोध में जलसे होने लगे और इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन पर बेतहाशा लाठियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। भगत सिंह को इस बात से बहुत दुख हुआ और उन्होंने सैंडर्स को मौत के घाट उतारकर अगले ही दिन लाहौर में पर्चे छपवा कर चिपका दिए, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की बात लिखी हुई थी। नौकरशाही सावधान। जेपी सैंडर्स की मौत से लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला ले लिया गया। यह सोचकर कितना दुख होता है कि जेपी सैंडर्स जैसे एक मामूली पुलिस अफसर के कमीने हाथों से देश की 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमला करके उनके प्राण ले लिए गए। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तानी नवयुवकों और मर्दों को चुनौती थी। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता मुर्दा नहीं है, उनका लहू जम नहीं गया। वे अपने देश के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं और यह प्रमाण देश के उन युवकों ने दिया है जिनकी स्वयं देश के नेता निंदा और अपमान करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।
अत्याचारी सरकार सावधान। बलराज सेनापति। बहुत बढ़िया किया शेरो। 1928 में वेश बदलकर भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। अंग्रेज अपनी दमनकारी नीतियों से आए दिन जन विरोधी कानून बनाकर जनता का जीना मुहाल कर रहे थे। 1929 में एचआरए ने निर्णय लिया और असेंबली में धमाका करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। नाजुक से नाजुक वक्त में भी भगत सिंह को सदा अपने दोस्तों की फिक्र रहती थी। ठीक है जयदेव, तुमने पास बनवा दिए हैं, अब हम अंदर चलते हैं। अरे तुम आज भी वही जूते पहने हो? हाँ, आज भी वही। उतारो इन्हें। दूसरा दो। जयदेव दे दे, जब भगत कह रहा है। अब से तुम मेरे जूते पहनोगे। आपके जूते और मैं पहरों को सुनाने जा रहा हूं, वहां इन जूतों का क्या काम। और ये घड़ी भी लो। इनकलाब जिंदाबाद। जयदेव से विदा लेकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में धमाका किया और पर्चे फेंके और वहां से भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी। अदालत के लिए लिखे अपने बयान से भगत सिंह ने मशहूर बैरिस्टर आसफ अली को भी ताज्जुब में डाल दिया। कहाँ खोए हो? चाय नहीं पीनी? आई एम सरप्राइज्ड। एक 22 साल का लड़का भगत सिंह, उसने एक ऐसा बयान लिखा है जो कि अच्छे अच्छे वकील नहीं लिख पाते। जरा मैं भी सुनूं। हमने ये काम किस मकसद से व किन हालात में किया, इसके बारे में पूरा व साफ साफ बताना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये बता दें कि हम इंसानियत को प्यार करने में किसी से पीछे नहीं हैं। हमारा किसी से ना तो कोई बैर है ना जाति दुश्मनी। ये काम हमने किसी खुदगर्जी या दुश्मनी के जज्बे से नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ उस शासन व्यवस्था के खिलाफ विरोध जाहिर करना था जिसका हर एक काम हमारे मुल्क के खिलाफ है। ट्रेड डिस्प्यूट जैसे बिल सिर्फ करोड़ों मेहनतकश भूखे मजदूरों को उनके हकों से वंचित करने के लिए और उनके हाथों से उनकी आर्थिक आज़ादी का आखिरी हथियार भी छीन लेने के लिए है। जो भी कोई कमर तोड़ मेहनत करने वाले मजदूरों की हालत के बारे में हमारी तरह सोचता है वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, बहरों को सुनाना। हमने जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले किया ताकि साम्राज्यवादी शोषकों को यह बता सकें कि मुट्ठी भर आदमियों को मारकर किसी आदर्श को खत्म नहीं किया जा सकता। इनकलाब जिंदाबाद। दादाजी, क्रांति लाने के लिए खून खराबा जरूरी है? बिल्कुल नहीं उदय। भगत सिंह का अपना भी ज़ाती ख्याल यही था कि मार काट, खून खराबा और बदले के जज्बे से काम करने से क्रांति नहीं लाई जा सकती। 12 जून 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। उसके 5 दिन बाद ही भगत सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर जनरल को एक पत्र लिखा
डीआईजी साहब, अंग्रेजी सरकार ने हमें ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए गिरफ्तार किया है। अतः ये हमारा हक है कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा आपकी सरकार युद्ध बंदियों के साथ करती है। हमें वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो युद्ध बंदियों को मिलती है। और अपनी ये मांगे मनवाने के लिए भगत सिंह को 126 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी। भगत सिंह ने अपने छोटे से जीवन काल में भिन्न भिन्न विषयों पर लगभग 500 पुस्तकें पढ़ी। कॉलेज की लाइब्रेरी में नई नई किताबें मंगाने का इंतज़ाम किया। दोस्तों से किस तरह से वो किताबें मंगवाते थे, या कानपुर के वक्त में उनके बारे में ख़ास तौर से ये लिखा गया है कि खाने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन किताबें हमेशा झोले में होती थी। तो जहाँ तक सवाल ये है कि पढ़ाई ज़रूरी है एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने के लिए, उसमें भगत सिंह अद्भुत थे। हम बहुत बड़े लीडर्स को जानते हैं ऐसे जो जिनका अध्ययन, जिनका मुताला उतना वसी, उतना बड़ा, उतना व्यापक नहीं था जितना भगत सिंह ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कर लिया था। आज हमारा देश एक तरह से कहा जाए तो युवकों का देश है, और ये देश मौजूदा हालात में जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में भगत सिंह के विचार हमारे युवाओं के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। भगत सिंह एक दुनिया को देख रहे थे, एक नई दुनिया को देख रहे थे, एक नए देश को देख रहे थे, एक नए समाज को देख रहे थे, और तब उसमें अपने बारे में सोचने की या नौजवानों के बारे में सोच रखने की कोई गुंजाइश थी। आज शायद पैसा कमाने की होड़ ज़्यादा बढ़ गई है, या वो लोग जो पैसा कमा सकते हैं नौजवानों में उनका नंबर भी बढ़ गया है। तो जिनकी आकांक्षाएं हैं बेहतर ज़िंदगी गुजारने की, और उनकी बेहतर ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि वो बेहतर ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ समाज की हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी हो, ये मतलब। जानते हो पुस्तकें पढ़ने का भगत सिंह को और क्या फायदा हुआ? पुस्तकें पढ़ने से भगत सिंह, जो कि शुरू में दब्बू और डरपोक किस्म का बच्चा था, वो एकदम निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बन गया। जंग आज़ादी से पहले भगत सिंह ने खूब पढ़ाई की। मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उस समय के सोवियत रूस और अफगानिस्तान के हालात, सिनो जापानी संघर्ष, लीग ऑफ नेशंस की असफलता, चार्ल्स डिकन का साहित्य, अपटोन, सिंक्लेयर, हॉलके, विक्टर ह्यूगो, रविंद्रनाथ टैगोर, गोरकी, स्टेपनिक, ऑस्कर वाइल्ड और लेनार्ड एंड्रयू को पढ़ा। बाप रे, इतनी किताबें! हाँ, एक तरफ तो उन्होंने डैन ओब्राइन की पुस्तक माई स्ट्रगल फॉर आयरिश फ्रीडम पढ़ी, और दूसरी ओर वेलेन की एक पुस्तक से एक पंक्ति को उसने इतिहास में अमर कर दिया। कौन सी पंक्ति दादू? वही पंक्ति जो असेंबली में धमाका करते वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बोली थी। बताओ, तुम्हें याद है? हाँ, याद आ गई। It takes a loud voice to make the deaf hear. हाँ? बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। भगत सिंह के नास्तिक बनने में भी पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भगत बाबा जी, एक बात तो बता, धर्म तो हमें विरासत में मिला है, फिर उससे ना मानने की वजह क्या है? बाबा जी, भगवान की संकल्पना लाखों करोड़ों वर्ष पहले डर से उत्पन्न हुई। प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप आना, बिजली कड़कना, मूसलाधार वर्षा होना या पहाड़ों से लावा फूटने जैसी घटनाओं ने आदि मानव के मन में इन घटनाओं के प्रति डर उत्पन्न कर दिया। अविकसित होने के कारण
उन्होंने इन घटनाओं को किसी शक्ति का प्रकोप मान लिया और स्वयं को असहाय पाकर अनिष्ट से बचने के लिए उसने अपनी कल्पना में भगवान जैसे विचार को जन्म दिया। तर तेरी बात तो समझ में आती है। समय बेशक बीत गया हो बाबा जी, लेकिन भगवान के विचार का मूल स्वरूप आज भी इंसान के मानस में वही है। देखिए ना, आज भी हमें केवल कष्ट आने पर ही भगवान याद आता है, या सुख में अनिष्ट की आशंका हो तब। आपने कबीर का वो दोहा तो सुना ही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और रही बात धर्म की बाबा जी, तो धर्म कोई भी बुरा नहीं है। बुरी है धर्म की वो व्याख्याएं जिन्हें कुछ व्यक्तियों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए विकृत कर दिया है। ठीक है भक्ता, वाहे गुरु ने भला करना। वो जो 300-400 किताबें हैं जिनका जिक्र है और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनका जिक्र नहीं है, उनमें उस वक्त का कोई बड़ा राइटर ऐसा नहीं है जिसको ना पढ़ा हो। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी बहुत कुछ लिखा। लगभग 400 पन्नों की एक बहुत महत्वपूर्ण डायरी, कुछ लेख और महत्वपूर्ण खत। इसके अलावा उन्होंने 4 पुस्तकों की पांडुलिपियां भी लिखी। वो पुस्तकें थी द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, एट द डोर ऑफ डेथ, हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, और चौथी ऑटोबायोग्राफी, जिससे उनके कुछ अपने लोग नाराज भी हो गए थे। भगत सिंह, भाई रणधीर सिंह तेनू नहीं मिलना चाहते, सानू इस गल दा बहुत दुख है। अगर रणधीर सिंह जी मुझसे नहीं मिलना चाहते तो ये उनकी मर्जी है हरनाम सिंह जी, पर उनके ना मिलने का कारण मुझे वाजिब नहीं लगा। आप उनसे ये बात जरूर कहिएगा कि देश के लिए भगत सिंह केस तो क्या, सर भी कटवा सकता है। ये गल तां भरा तेरी ठीक है। फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह का सारा परिवार सेंट्रल जेल में उनसे मिलने आया। देश का हर नागरिक गमज़दा था, सबकी आंखें पूर्णम थी, सबके कंठ रुंधे हुए थे। मिलजुल कर ये दुख सहन करना। जिंदगी बहुत सख्त है और ये दुनिया बड़ी बेमुरवत है। सिर्फ हिम्मत और मोहब्बत से ही गुजारा हो सकेगा। जब तक आजादी ना मिले तब तक हार मत मानना। फांसी की पूर्व संध्या पर जेल के चीफ वार्डन चतर सिंह, जो धार्मिक प्रवृत्ति के सिख थे, भगत सिंह से मिले। भगत सिंह, आइए जेलर साहब। तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम्हारा अंत समीप है। ये लो गुटका, वाहे गुरु का जाप करो। बुजुर्गवार, यदि मैंने अब गुरबानी का पाठ किया तो लोग समझेंगे कि भगत सिंह कमजोर दिल का था। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की। हो सकता है कि लोग मेरे नास्तिक होने और भगवान पर विश्वास ना करने के लिए मुझे भला बुरा कहें, किंतु वो ये तो नहीं कहेंगे कि भगत सिंह ईमानदार नहीं था और मौत को सामने देखकर अपनी मान्यताओं से पीछे हट गया। भगत सिंह, जैसी तुम्हारी मर्जी। और भगत सिंह का लिखा आखिरी खत, जो उनके जीवन, क्रांति और विचारधारा का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है।
और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं हो सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है पानी, रहे रहे ना रहे, ये मुश्ते खाक है पानी, रहे रहे